नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं आज जिस प्रकार से देश में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है और इसको लेकर जहां क्षेत्रीय दल मुखर हैं तो वही राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा एक प्रकार से चुप्पी साधे हुई है। आखिर क्यों लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, इससे उनको क्या लाभ होगा? क्या जातिगत जनगणना करने के बाद जो जाति पिछड़े हुए हैं उनको लाभ हो जाएगा, या इन नेताओं को जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति करते हैं, जो एक विशेष जात की राजनीति करते हैं, ये लोग इसको मांग कर रहे हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग आज नई नहीं है दोस्तों, ये पिछले कई दशकों से की जा रही है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने कभी इसको पूर्ति नहीं की, और अभी जब भाजपा की बारी आई है तो भाजपा भी ना इस पर हाँ कह रही है और ना ही ना कह रही है। भाजपा के लिए अभी सबसे बड़ा समस्या जो है कि भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने इस बार जातिगत जो जनगणना है उसकी जीन को घड़े से बाहर निकाला है। तो ये अपना दल के प्रिया पटेल ने भी इसका समर्थन कर दिया है और उन्होंने भी मांग किया है कि जातिगत आधारित जो जनगणना होनी चाहिए। ये अगर हम बात करें 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार थी तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी ने इस जीन को घड़े से बाहर निकाला था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सदन में यह बयान देकर और इसको जिंदा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करने के लिए दलों को आश्वासन दिया था। हालांकि उस वक्त जब जनगणना हुई थी दोस्तों तो उस जनगणना का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि आर्थिक आधार पर उस वक्त जनगणना भी की गई थी दोस्तों। उसके आधार पर ओबीसी को कुछ हद तक जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण ओबीसी के लिए कुछ लागू हुआ था। अगर हम जनगणना की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जनगणना जो हमारे देश में हुआ था वो 1931 में हुआ था और उस वक्त कहा जा रहा था कि ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास की जो जनसंख्या थी उस वक्त 52% थी। हालांकि इसको गलत ठहराया गया था और कहा गया था कि जो नेशनल सर्वे उस वक्त था वो 38% के आसपास में थी दोस्तों। उसके बाद 1941 में जो जनगणना होनी थी वो विश्व युद्ध होने के कारण 1941 में जनगणना नहीं हुई। फिर भारत 1947 में आज़ाद होता है और फिर आज़ाद भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों वो 1951 में हुई थी और उस वक्त भी लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। हालांकि उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचाएगा, यह भारत के एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने इस पर विचार करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर दोस्तों 2011 में आते हैं तो 2011 में मनमोहन जी ने आश्वासन दे दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि उस पर विचार नहीं किया गया और जनगणना उस वक्त भी हुई भी तो उसकी प्रकाशन नहीं किया गया। अब फिर से एक बार क्षेत्रीय दलों में या जिन को बाहर निकाल दिया, क्षेत्रीय दलों ने बाहर निकाल दिया है और फिर से वो मांग कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम देखें तो केंद्रीय जो राष्ट्रीय दल होते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसको मानने से ना ही इनकार करते ना ही स्वीकार करते। हालांकि वे स्वीकार नहीं करते, प्रकार से कहें तो इसको इनकार ही कर देते हैं। तो वही क्षेत्रीय दल इसको स्वीकार करते हैं, इसको पक्षधर हैं। तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय दलों की जो राय है वो क्या है। क्षेत्रीय दल कहते हैं कि अगर एसटी एससी की जनगणना हो सकती है, अगर पशु पक्षी जानवरों की जनगणना हो सकती है, अगर धर्म के आधार पर जनगणना हो सकता है तो जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि अगर जातियों का पता चल जाए, उनकी संख्या का पता चल जाए तो जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो उनके विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो पैसे खर्च करती है उसकी सही रूप से कार्य योजना बनाई जा सकती है। यह जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि उनकी आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अवस्था क्या है।
और उनको उस आधार पर आगे बढ़ाने की एक योजना बनाई जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी की, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उस वक्त कांग्रेस इसका विरोध करती थी, तो इस बार भाजपा इसका विरोध नहीं किया। हालांकि भाजपा के कई नेताओं ने सदन में भी इसका बयान दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत देश में नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो कारण नज़र आता है दोस्तों, वो कारण ये नज़र आता है कि अगर अभी जातिगत जनगणना कर दी जाए और अगर मान लीजिए जो 1931 के अनुसार अगर ओबीसी की जनजाति जो थी वो 52% थी और ओबीसी में कभी 1297 जातियों को शामिल किया गया था, 57 जातियों को शामिल किया गया था, जो आज उनकी संख्या बढ़कर 2297 हो गया है दोस्तों। और अगर ओबीसी की जातियों में जो लिस्ट है उसमें अगर 2297 जातियों को शामिल कर दिया गया है तो निस्संदेह उसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी दोस्तों। अगर हम सरकारी रिपोर्ट की माने जो कहता है कि उनकी जनसंख्या 38% के आसपास थी राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, तो आज अगर हम 2297 जातियों को मिला दें तो निस्संदेह इनकी संख्या जो है वो 55 से 60% तक जा सकता है दोस्तों। और जिस दिन यहाँ के ओबीसी को ये पता चल जाएगा कि इनकी जनसंख्या 55 से 60% है दोस्तों, देश में एक प्रकार से अराजकता पैदा हो सकती है। हम सबको याद होगा कि जिस प्रकार से बीपी सिंह ने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू की थी, उस वक्त देश कई जातियों में बंट गया था, देश में दंगा होने शुरू हुए थे, जो एथनिक वायलेंस जो कहता है आपसी कलह जो हुई थी वो शुरू हो गया था और देश में एक प्रकार से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी को लेकर के न तत्कालीन कांग्रेस सरकार चाहती थी न अब की भाजपा सरकार चाहती है कि इस आधार पर जनगणना करने से देश को बांट दिया जाए। अगर ये हो जाएगा तो निस्संदेह देश में एक प्रकार का भेद पैदा हो जाएगा। फिर जो ओबीसी जिस दिन इनको पता चल जाएगा कि जनसंख्या इतनी है तो ये इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, ये राजनीतिक दलों में अपना दबाव डालेंगे और अपने दबाव के अनुसार ये वहाँ पर लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा में सीटों की मांग करेंगे, तो वहीं नौकरियों में आरक्षण की मांग करेंगे। अभी हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम झारखंड की बात करें या देश की बात करें तो अभी झारखंड में आदिवासियों को 26% आरक्षण दिया जाता है, तो वहीं एससी को 10% दिया जाता है और ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया जाता है। हालांकि ओबीसी के जो मांग है वो मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को 14% से बढ़ाकर आरक्षण की सीमा को 27% तक किया जाए और आदिवासियों की जो आरक्षण की सीमा है उसको 30% किया जाए और वहीं जो एससी है उनकी जो आरक्षण की सीमा है उसको 14% तक किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने वीकर सेक्शन को भी 10% का आरक्षण दिया है। अगर हम इन आरक्षणों को जोड़ दे दोस्तों तो पता चलता है कि एसटी को 30%, ओबीसी को 57% हो जाता है, ओबीसी को 14%, एससी को 14%, 57, 61, 71% हो जाता है। वहीं वीकर सेक्शन को 10% यानी 81% तक यह आरक्षण की सीमा चली जाएगी। देश में अगर 81% की सरकारी नौकरियों को आरक्षित कर दिया जाएगा या कॉलेज में मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा तो देश में एक प्रकार का अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में लगभग 69% तक का आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन कई राज्यों ने उसका देखा देखी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उस पर 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम सही में आकलन करें तो आरक्षण से किसी भी जाति का अभी तक बहुत ज़्यादा भला नहीं हुआ है। आज अगर जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इन दलों को मांग करनी चाहिए कि इन 70 सालों में जो लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्या आरक्षण से इस समाज का बेहतरी हुआ है, भला हुआ है, लाभ हुआ है? अगर लाभ हुआ है तो फिर आरक्षण को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? हालांकि इसको 10 साल के लिए किया गया था, अगर इससे लाभ हो गया है अब इसको बंद कर देना चाहिए। और अगर लाभ नहीं हुआ है दोस्तों तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर 70 साल में आरक्षण से लाभ नहीं हुआ है तो फिर आगे भी लाभ होगा, इसकी क्या भरोसा है दोस्तों।
हालांकि दोस्तों अगर कहें तो आरक्षण की जो बात आज हो रही है, ये जातिगत आरक्षण, जो जनगणना की बात भी दोस्तों कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के ही है। ओबीसी अपने जाति की संख्या बता करके अपना हक और राजनीतिक दलों में दबाव डाल करके अपनी संख्या की मांग करेंगे और संख्या के अनुसार आरक्षण का मांग करेंगे। तो वहीं अगर झारखंड में अगर इसे लागू हो जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों को नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। अभी आदिवासियों की जनसंख्या 26% है और हम सब जानते हैं कि झारखंड को एक 5वीं अनुसूची में रखा गया है। झारखंड में पेशा कानून लागू है और झारखंड में तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आदिवासी को दिया जाता है, यहाँ TRI है तो यहाँ पर आपका TAC बनाया जाता है। तो अगर ओबीसी की जनसंख्या है 55 से 60% हो जाता है दोस्तों, तो ये कल अब इस राज्य को कहीं जो आदिवासी राज्य का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा, आदिवासी ही मेयर डिप्टी मेयर होगा, आदिवासी ही मुखिया होगा, तो कहीं ना कहीं ये कल जा कर के पेशा कानून को निरस्त करने की मांग करेंगे। कल जा कर के ये मांग करेंगे कि जो झारखंड को 5वीं अनुसूची में रखा गया है कि आदिवासी के रूप में, उसको यहाँ से बाहर किया जाए। कल ये अपनी जनसंख्या के बल पर सरकार पर ये दबाव डालेंगे, कहेंगे कि CNT SPT एक्ट को यहाँ से खत्म किया जाए। यहाँ पर अब जो जनसंख्या उसकी कम सीमा पर है या इसको कुछ जिलों तक वो सीमित किया जाए। पूरे राज्य में जिसमें 18 जिले में CNT एक्ट लागू है, तो 6 जिले में आपके दोस्तों SPT एक्ट लागू है, इसको पूरी तरह से निरस्त करने की ये मांग करेंगे। वहीं दोस्तों जो बात है कि भाजपा जो कहती है, भाजपा का विश्वास यहाँ पर है कि हिंदू धर्म के आधार पर जब हम यहाँ पर जनगणना होती है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ओबीसी हो चाहे ST हो चाहे इनको SC हो, इनको हिंदू धर्म में माना जाता है। अब यहाँ के कुछ राजनीतिक, जैसे बंधु तिर्की जी ने कहा है कि सरना कोड को भी लागू किया जाए। वैसी मांग आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीम भट्टाचार्य ने भी किया है कि जाति जनगणना के साथ साथ सरना कोड को भी यहाँ पर लागू किया जाए, यानी कि उनको भी एक धर्म का दर्जा दिया जाए। हालांकि भाजपा अभी यह नहीं चाहती है कि देश में हिंदू के में आपस में कोई बंटवारा हो। वो नहीं चाहती है कि देश हिंदू बंट जाए और देश कहीं कमज़ोर हो जाए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से देश को एकता में के सूत्र में पिरोने के लिए जिस प्रकार हिंदू अगर एक होते हैं दोस्तों, ये इसको पूरे देश को एक करने में ये सक्षम होते हैं। जिस दिन हिंदुओं में भेदभाव हो जाएगा, मन का भेद हो जाएगा या आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा, अंतर्कलह पैदा हो जाएगा, तो इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों। और भाजपा यही नहीं चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि जिस प्रकार से मंडल आयोग के आने के बाद, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, मारकाट शुरू हो गया था, लोगों के आपस में ही भेदभाव शुरू हो गया था, वही भेदभाव जातिगत जनगणना करने के बाद ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो यह सामाजिक ताना बाना पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा दोस्तों, और भाजपा यह नहीं चाहती है। हालांकि अगर जनगणना में शामिल किया जाना है दोस्तों, तो आर्थिक आधार पर जनगणना किया जाए कि किन लोगों का आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति या आपका जो सामाजिक स्थिति वो कितना खराब है या पिछड़ा हुआ है, इसकी जानकारी ले और सरकार उनको आरक्षण देने की कोशिश करे। दूसरी बात है दोस्तों कि अभी जिस प्रकार से 2297 ओबीसी में जातियां शामिल कर ली गई हैं, एक प्रकार से अगर आर्थिक स्थिति के अनुसार जनगणना होगा तो वैसे सक्षम लोग जो ST में हैं, जो आरक्षण का लाभ उठा करके आज उनके परिवार में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अगर बहुत मजबूत है, तो वैसे लोगों को भी ST के सूची से बाहर कर देना चाहिए। वैसे SC समुदाय के लोग जिनकी आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, उनको भी उस सूची से बाहर कर देना चाहिए। या वैसे ST, वैसे आदिवासी जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। हालांकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जाति या विशेष समुदाय लोग ही उठा पाते हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, जिसकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, जिनका एक डोमिनेंट है, वही लोग लाभ उठाते हैं। वो आदिवासी नहीं उठा पाते हैं जो आज कमज़ोर है, अशिक्षित है या जिनके घरों में सामाजिक स्थिति भी खराब है। आज अगर जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनको अगर बाहर कर दिया जाए और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उन लोगों को अगर आगे लाया जाए, तो मुझे लगता है कि ST जो आदिवासी के
समूचे जाति है, समूचे जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को इसका लाभ मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर हम एससी की बात करें तो एससी में भी प्रत्येक परिवार को इसका लाभ मिल सकता है दोस्तों। वरना हम सब जानते हैं कि जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आज आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ वही लोग उठाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से ओबीसी में भी वैसे जातियां जिनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत मजबूत है, ओबीसी के सूची से उनको बाहर किया जाए, या वैसे जातियां जिनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति खराब है, उन जातियों को ओबीसी में शामिल किया जाए और जो आरक्षण इनको दिया जा रहा है उस आरक्षण का लाभ वैसे लोगों को दिया जाए। और जो आरक्षण, जो सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो फंड लाया जाता है, इस फंड का इस्तेमाल वैसे लोगों के लिए किया जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि देश का भला होगा तब और पूरे लोगों का भला होगा, सारे लोग सुखमय होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के नाम पर अगर आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों, तो जिसका जो एक्चुअल हकदार है वो कभी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगा दोस्तों। आज अगर हम बात करें जनरल जो सवर्ण वर्ग है दोस्तों, वो वीकर सेक्शन को हालांकि मोदी जी ने 10% का आरक्षण दिया है, यह एक अच्छी पहल है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे जो सदान लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, लाला हो, या आपके मुस्लिम हो, या जो इनमें भी क्या है राजपूत हो, बहुत सारे लोग जो है, परिवार जो है, उनके आज खाने के लाले पड़ जाते हैं। उनको आज भूखमरी के लिए जीवन जीना पड़ता है। उनके परिवार के सदस्य पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पंचर साटते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फल बेचते हैं, या किसी के यहाँ काम करते हैं दोस्तों। वैसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था दोस्तों। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अगर जातिगत आरक्षण जनगणना करती है तो साथ ही साथ देश को, केंद्र सरकार को इस पर और एक कॉलम जोड़ देना चाहिए कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी जांच होगा। उन लोगों की, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सदान हो, जितने भी हो, इनकी आर्थिक स्थिति आज क्या है इसकी भी जानकारी सरकार को हो, और सरकार उस आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण या जातियों को एसटी में, इन जो वर्ग है, चाहे एसटी, एससी या ओबीसी, इन वर्गों में शामिल करे या बाहर निकाले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश इस पर आया था दोस्तों, निर्देश आया था कि जो जाति आज सशक्त हैं, सक्षम हो चुके हैं, उनको ओबीसी के लिस्ट से बाहर किया जाए। हालांकि दोस्तों मुझे लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। जिस प्रकार से अभी ओबीसी जातियों में लिस्ट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, अब राज्य सरकार वोट बैंक बनाने के लिए अपने अनुसार वो जातियों को, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगा, जो प्रभावी होंगे, उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में भी 39 जातियों को इसमें शामिल करने का लिस्ट है। वहीं 16 से 17 ऐसी जातियाँ, ओबीसी की जातियाँ हैं जिनको एससी में शामिल कराने के लिए, चाहे वो मुलायम जी की सरकार हो, चाहे उनकी बेटे की सरकार हो, इन लोगों ने, चाहे अभी वर्तमान में योगी जी की सरकार हो, ये केंद्र को अनुशंसा कर चुके हैं कि इन जातियों को एससी में शामिल किया जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर ये ताकत राज्य सरकार को मिल जाएगा, चाहे ओबीसी में शामिल करने के लिए, अगर ओबीसी में शामिल करने का हक अगर राज्य सरकार को दिया जाता है तो मुझे लगता है दोस्तों ये हक एसटी और एससी में भी शामिल करने का हक जो है राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए कि कौन से जाति एसटी में होंगे, कौन से जाति एससी में होंगे, वो भी अधिकार राज्य ही डिसीजन ले, राज्य इसको शामिल करे, किसको एसटी में शामिल करेगा या किसको एससी में शामिल करेगा। क्योंकि अगर ओबीसी को शामिल करने का अधिकार है तो इनका भी अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों आज के लिए यह काफ़ी है। कुछ जो विश्लेषण जो मुझे बन पड़ा मैंने किया ओबीसी के आरक्षण के बारे में, ओबीसी के जनजाति जो जनगणना के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैंने पक्ष और विपक्ष यहाँ पर रखा है। आपको मैं ना ही पक्ष के साथ जा रहा हूँ ना ही विपक्ष के साथ जा रहा हूँ, आपके सामने दोनों ही पक्ष को रखा हूँ। अब आप इस पर विचार कीजिए कि क्या सही है या क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कहा जो गलत है तो जो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कहें कि क्या सही हो सकता है या आपका विचार उस पर क्या है, आप इस पर ज़रूर विचार दें। तो मैं सारे विचारों को संकलन करके फिर से एक बार इस पर अच्छा से वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों, या बनाऊँगा। तब तक दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।